तो आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः एक बार। क्या स्क्रीन दिखी आप लोगों को? कोई बता दे एक बार। स्क्रीन दिख रही है सर। चलिए, तो आज आपका जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न बार बार यहाँ से परीक्षा में आते हैं। एक मिनट। और विषय आपका आज का जो है गुप्त वंश है। गुप्त वंश को ही जो आपका प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास जो मिलता आपका है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग मौर्य वंश को स्वर्ण युग कहते हैं, कुछ लोग जो है आपके गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग और एक चीज और ही जानेगा, मौर्य वंश आपका ईस्वी में, ईसा पूर्व में है और गुप्त वंश आपका ईस्वी में। देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी ईस्वी तक जो है आपका एक गुप्त वंश चला है। लगभग मानिएगा कि आप जो है 325 लगभग लगभग 250 साल के 250 वर्षों तक इनकी शासन सत्ता रही है। और गुप्त वंश मौर्य वंश के विघटन के बाद, जब मौर्य वंश का विघटन हो जाता है, उसके विघटन के बाद कुछ दिन तो बिल्कुल अनिश्चितता रहती है, तरह तरह के लोग विदेशी आक्रमण होते हैं और इन आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे राज्य बनते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद अगर कोई प्रथम बार दोबारा जो है किसी ने पूरे भारत को एकीकरण करने का प्रयास किया, गुप्त वंश ने किया। और इस गुप्त वंश में एकीकरण में जो प्रथम सबसे बड़ा प्रयास था वो समुद्रगुप्त का था। इसमें देखिए कि शासक यहाँ पे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये। और लगभग यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत को इकट्ठा करने का जो है प्रयास देख रहे हैं आप, पूरा भारत दिख रहा है आपको यहाँ पे है। समुद्रगुप्त के बारे में लोग कहते थे कि इसके घोड़े जो हैं 3 सागरों का पानी पीते थे। समुद्रगुप्त के घोड़े जो है 3 सागरों का पानी। बताओ 3 सागर कौन है भैया भारत के अगल बगल? प्रशांत है, देखिए यहाँ पे, देखिए प्रशांत एक है, सागर हिंद यहाँ पे है। महासागर है। प्रशांत सागर कहाँ भारत के अगल बगल है भैया? भारत के बगल में प्रशांत महासागर कहाँ से है? और समुद्रगुप्त कहाँ अच्छा भारत के हाँ, बाहर इधर समुद्रगुप्त गया प्रशांत भैया? नहीं, इधर आ जाएगा, एशिया के आ जाएगा, एशिया पूर्व में। हाँ ठीक। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी ये है, ये आपका अरब सागर, बंगाल खाड़ी हिंद महासागर है। और यहाँ हिंद महासागर। तो मतलब अरब सागर इधर। हिंद महासागर, अरब सागर यहाँ पे नहीं, अरब सागर इधर है आपका, यहाँ ऊपर इधर इस साइड में अरब अरब सागर सागर आपका। बगल में है। हाँ, बाएं दाएं अरब सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर है। मतलब पानी तो हिंद महासागर का ही सब कुछ है, खाड़ी के रूप में, सागर रूप में जानिए उसको आप। तो ऐसी कहावत है कि समुद्रगुप्त के घोड़े जो है 3 सागरों का पानी पीते थे। तो बंगाल की खाड़ी का पानी टच किए, इधर अरब सागर का पानी टच किया और इधर आपका जो है हिंद महासागर का, नीचे का जल जो है हिंद महासागर का। मतलब इस तरह की कहावतें प्रसिद्ध हुई समुद्रगुप्त के बारे में। और सबसे साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, संगीत प्रिय और इस तरह से कहिए सर्वगुण संपन्न शासक, हरफन मौला बिल्कुल कहिए इसको आप जो है। और किसी युद्ध में हारा नहीं है, किसी युद्ध में इसकी पराजय नहीं होती है। बीएन स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। जबकि हमको कहना होता तो हम कहते भाई नेपोलियन तो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। कोई बताएगा नेपोलियन कहाँ का था? कोई बता सकता है नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन किस देश का था? जर्मनी। जर्मनी का था। और कोई बताए भाई? और कोई? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? उसने लिखा था कि असंभव शब्द मेरी डायरी में नहीं है, असंभव शब्द मेरी डायरी में इटली। नहीं है। कहाँ का? इटली सर। इटली का नहीं था, फ्रांस का था। फ्रांस। नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। और एक बार पूरे यूरोप को उसने पूरा एकदम हंगामा मचाया हुआ था। पूरा यूरोप उसके अधिकार क्षेत्र में लगभग आ ही गया था, मत इंग्लैंड और अमेरिका को छोड़ दीजिए। पूरा इंग्लैंड पे पूरा पूरा मतलब यूरोप पे पूरा कब्जा था उसका, नेपोलियन का। कब्जा नहीं तो धाक थी, डर था, भय था। तो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पूरा हारता है, लेकिन समुद्रगुप्त किसी युद्ध में पराजित नहीं होता है। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा सभी सभी राजाओं के बारे में एक बार शार्ट में देख लेते हैं। श्रीगुप्त देखिए आपका यहाँ पे है,
और ऐसे ही मानता है कि जो आपका गुप्त वंश था, जो कुषाण शासक थे, उसके जो है मनसबदार थे लोग। तो शुरुआती स्टेज में जो दो राजाओं का नाम मिलता है, श्रीगुप्त और घटोत्कच का मिलता है, ये लोग स्वतंत्र राजा के रूप में जो है अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अलग बात है कि एक राजा की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन स्वतंत्र राजा के रूप में दिखाते नहीं हैं। इसीलिए शुरुआती, अगर मान ली परीक्षा प्रश्न आपसे इसलिए पूछ ले कि भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ श्रीगुप्त का नाम आता जरूर है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वास्तविक शासक, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य नहीं भाई, चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में भी है और चंद्रगुप्त जो है आपके गुप्त वंश में भी है। तो ये समस्या खड़ी होती है, कभी कभी दुविधा में लोग पड़ जाते हैं चंद्रगुप्त कौन है ये। और गुप्त वंश में दो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। और मौर्य वंश में मात्र एक चंद्रगुप्त है। और गुप्त, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त जो है संस्थापक रहा इसका है, मौर्य वंश का। और गुप्त वंश में जो है चंद्रगुप्त जो है प्रथम तृतीय शासक था, और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आपका 7वें नंबर का, 8वें नंबर का शासक बनता है। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना? 8वें नंबर का बनता है। और श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है दो शुरुआती शासक जो थे, ये राजा के, महाराजा को उपाधि धारण करते, लेकिन अपने आप को जो है कि एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में, राज्य के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? हेलो, कोई बोल हाँ दे सर, भाई। पहुंच रही है। पहुंच रही है सर। चलिए ठीक ठीक ठीक। तो चंद्रगुप्त प्रथम से जो है कि एक तरह से गुप्त वंश का पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, चंद्रगुप्त प्रथम करता है। और वहीं से जो है कि गुप्त वंश का वास्तविक जो है कि विस्तार और प्रसार जो चीजें होना होता है, यहाँ शुरू होता है। और चंद्रगुप्त के ही सुपुत्र जो है बाद में समुद्रगुप्त बनते हैं। चंद्रगुप्त की शादी लिच्छवी राजकुमारी से होती है। प्रथम बार इसने जो है कि वैवाहिक संबंध मजबूत करके जो है उसने अपने राज विस्तार में मदद करता है। तो लिच्छवी के राजा से इसकी शादी होती है, चंद्रगुप्त प्रथम की। और उसी से लिच्छवी राजकुमारी से ही आपका जो समुद्रगुप्त का जन्म होता है। तो समुद्रगुप्त अपने बाद में बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ता है लिच्छवी से। ननिहाल था उसका लिच्छवी। तो बाद में समुद्रगुप्त ने जो है जब राज विस्तार करता है, दक्षिण भारत, पूर्व दक्षिण भारत और उत्तर भारत और आपका आर्यावर्त संपूर्ण को जीतता है जब है। चंद्रगुप्त का जो शासन काल रहा है 320 से लेकर 335 तक, मतलब 15 साल तक चंद्रगुप्त शासन करता है। और इसकी टाइमिंग लंबी थी समुद्रगुप्त की, 335 से लेकर के 380 तक। मतलब लगभग जाने की लगभग कितने साल हो गए, 35 से लेकर 80 तक, लगभग 55-56 साल। और समुद्रगुप्त का ही बड़ा लड़का था रामगुप्त, थोड़ा सा कमजोर पड़ा कहीं कहीं से। इसी के शासन काल में शक आक्रमण करते हैं। और उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी का नाम सुना होगा। ध्रुवस्वामिनी एक जो है कि नाटक है, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। कोई बताएगा किसने लिखा है, ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जी बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी लिखा। परीक्षा में कई बार पूछा भी है, ऐतिहासिक नाटक है ये ध्रुवस्वामिनी। जी सर। तो ये ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी थी और सुंदर थी। और इसी की शकों की निगाह उस पर पड़ती है। और रामगुप्त जो कि कमजोर था, डरपोक शासक था, जैसा भी रहा हो। और उसको लोग पकड़ ले जाते हैं ध्रुवस्वामिनी को। ध्रुवस्वामिनी नहीं मांग करते हैं, ध्रुवस्वामिनी को मेरे पास भेज दीजिए। और रामगुप्त तैयार भी हो जाता है। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है इसका विरोध करता है। और रामगुप्त को जो है बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुवस्वामिनी का भेष बना करके जो उनके शकों के जो है पहुंचता वहां पे है और जाकर के वहां शासक को मार डालता है। इस तरह से जो है बाद में जो है कि ध्रुवस्वामिनी से शादी भी कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय, अपनी भाभी से शादी कर लेता है, देवर से। देवर भाभी का संबंध यहाँ पे मतलब और रामगुप्त की हत्या भी हो जाती है बाद में। तो इस तरह से क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने भाभी से शादी कर लेता है बाद में। और इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत सारी कहानियां भी, इसको भी आपके टीवी में इस समय आ रहा है कि बैताल करके आ रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो बैताल करके आपका इसमें एक सीरियल चल रहा है। बैताल 25। हाँ, बैताल 25 इसमें टीवी पे आ रहा है। तो आप देखेंगे तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का जो आता है, विक्रमादित्य बैताल करके आता आ रहा है इसमें है। तो वहां पे आपको मिलेगा ये।
चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य एक ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही बाद में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और आप लोग जानते हैं कि इसी के दरबार में नवरत्न थे। सर शायद इसी के शासनकाल को स्वर्ण युग मानते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। और नवरत्न जो मिलते हैं इसी के दरबार में मिलते हैं। अभी मैं उसके बारे में चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे, नवरत्नों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज वहां पे है। तो इसका शासनकाल 380 से लेकर समुद्र के 413 बता दीजिए, मैं जुड़ नहीं पा रहा था। कहाँ का जी था बताइए। समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त बताइए। कहाँ का था? कहाँ का मतलब? अरे अभी चर्चा हो रही थी समुद्रगुप्त के बाद। लिच्छव का जो राजा था, लिच्छव की राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था ये समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था ये समुद्रगुप्त। अभी इसके चंद्रगुप्त बारे में नहीं, थोड़ा सा हम बात, समुद्रगुप्त। हाँ समुद्रगुप्त के ही बात मैं कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त की पत्नी जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी, उसी के सुपुत्र थे ये। इसका ननिहाल जो लिच्छव में इसका ननिहाल था, इसका लिच्छवी में। ये तो फ्रांस दे रहा है। अरे भैया, बोनापार्ट का फ्रांस है, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस है। नेपोलियन का जो है, नेपोलियन के बारे में बताइए आपने। समुद्रगुप्त को हाँ हाँ। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। मैंने पूछा नेपोलियन कहाँ का है, तो नेपोलियन फ्रांस का है। ठीक, जी जी। नेपोलियन कहाँ का है? नेपोलियन फ्रांस का है। फ्रांस। तो वाटरलू के युद्ध में जो है 7/1215 1315 का हारा था वो नेपोलियन। मुझे कंफर्म याद नहीं है, बहुत पहले का पढ़ा इसको मैं। तो वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हुई थी, उसकी नेपोलियन बोनापार्ट की। लेकिन समुद्रगुप्त जो है किसी युद्ध में हारा नहीं, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहना कहीं ना कहीं गलत भी है। अगला चीज आपका यहाँ पे है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो आता है, सबसे महान शासकों में इसकी गणना होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, बैताल पचीसी और आपके बहुत सारे अभी मिलेंगे आपको, जो आपके अष्ट के नवरत्न जो इसके दरबार में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था या किसके शासनकाल में हुआ था। इसमें कुमारगुप्त का नाम यहाँ से आता है, नालंदा की स्थापना। और स्कंदगुप्त के बारे में जो चर्चा मुख्य रूप से होती है, स्कंदगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त के समय में ही होड़ों का आक्रमण शुरू होता है, होड़ों का आक्रमण। और उसी के कुमारगुप्त के सुपुत्र स्कंदगुप्त ने जाकर के जो है होड़ों को परास्त किया था। और बाद में गुप्त वंश के पतन में होड़ों का आक्रमण का महत्वपूर्ण रोल रहता है। पुरोगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और बुद्धगुप्त के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बनता है कि बुद्ध धर्म का समर्थक था ये बुद्धगुप्त, और बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और अंतिम ये शासक था गुप्त साम्राज्य का, जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। बाकी इसके बाद के शासक जो है सिमट गए, होड़ों के आक्रमण और बाकी चीजों के कारण जो है धीरे धीरे इनका विनाश हो जाता है। और गुप्त वंश का जो पतन जो है 500 लगभग 90 के अगल बगल होता है। एक मिनट, 550 के अगल बगल जो है गुप्त वंश का विष्णुगुप्त के समय में जो है इसका अंत हो जाता है। अब हम लोग जो थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्त वंश के अन्य चीजें जो गुप्त वंश के बारे में है, उसके बारे में देखते हैं, जो शासक थे और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे। यहाँ देखिए कुछ चीजें यहाँ और जानिएगा आप लोग। दिनार शब्द यहाँ लिखा हुआ है। स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में जो है सर्वप्रथम सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जिसने प्रचलित किया सर्वप्रथम, जो तो आपका जो है कि क्या बोलते हैं, गुप्त से था। अच्छा बताइए, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने प्रचलित किया था भारत में? इस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम जो है सोने की मुद्रा प्रचलित की थी। मौर्य वंश के शासकों में। किस वंश के शासकों ने? वंश। ये देखिए मैं बताऊं, कुषाण वंश था वो, कुषाण वंश। और जी सर। बिम कड़भिसेज नाम था, बिम कड़भिसेज सर नाम था कनिष्क उसका। ना? कनिष्क नहीं, बिम कड़भिसेज प्रथम स्वर्ण मुद्रा को चलाने वाला शासक जो था बिम कड़भिसेज, वही कनिष्क का ही मतलब कुषाण वंश का ही शासक था वो। और इतिहास में उसका नाम है बिम कड़भिसेज। उसी ने सर्वप्रथम जो स्वर्ण की मुद्राएं चलाया था वो।
लेकिन सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण की मुद्राएं चलने का प्रचलन जहां से होता है गुप्त काल में होता है। और गुप्त काल में ही एक आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम जो हुआ था, उसने एक गुप्त संवत भी चलाया था 319 ईस्वी में। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न टच किया हुआ है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग जो है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य बार बार नाम आता है, चंद्रगुप्त ने किया था। और 319 ईस्वी के अगल बगल उसने जो है अपने शासन जब गद्दी पर बैठता तब उसने प्रचलन किया था उसका स्वर्ण मतलब विक्रमी क्या नाम है, गुप्त संवत का प्रचलन किया था। और एक चीज और ये जानिएगा, दशमलव प्रणाली की शुरुआत, दशमलव प्रणाली की शुरुआत जो है ये गुप्त वंश से ही होती है। और इसकी मुख्य भाषा जो है संस्कृत थी। थोड़ा सा छोटा में दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट रूप से। और इसकी संस्कृत भाषा में इसका प्रचलन हुआ था, मतलब ये इसकी राजकीय भाषा जो संस्कृत थी। आ जाइए, सबसे देख के जो है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो प्रचलन जो जहां शुरू होता है गुप्त काल से, देखिए यहाँ पे लिखा हो ब्राह्मणों को कर से रहित भूमि दी जाती, मतलब ब्राह्मणों को जो है भूमि दी जाती थी वो भी बिना कर के, मतलब आप घूम के आराम से जो भी देना लेना हो, उपजाना उपजाओ, आपको इससे कोई कर्ज आपको नहीं देना होगा। तो सबसे अधिक गुप्त वंश में जो है भूमि ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई, मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट, बराहमिहिर भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। सुश्रुत, इन सबका भी संबंध जो गुप्त काल से ही है। गुप्त काल के एक शासकों के बारे में थोड़ा सा देखते जाइए आप लोग। गुप्त काल के जो शासक हैं इनके बारे में थोड़ी छोटी छोटी चीजें देखते जाइए आप जो। जैसे आपका श्रीगुप्त पहले था, इसी को आदिराज के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ताम्रपत्र में जो है गुप्त को जो है श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना है। घटोत्कच के बारे में देख लीजिए, दूसरा शासक घटोत्कच होता है और ये श्रीगुप्त का पुत्र था। और ये भी महाराजा धीराज की महाराजा की उपाधि धारण करता है। महत्वपूर्ण शासक उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त बनता है। इसके बारे में कुछ जानने लायक चीजें हैं जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगे यहाँ से। ये प्रथम शासक था जिसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम शासक था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक शासक के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए गुप्त संवत का प्रचलन करता है 319 में करता है। 319 में जो है गुप्त संवत का जो क्या करता है, ये प्रचलन करता है। तो राजाभिषेक होने के बाद जो है गुप्त संवत चलाता है। अगला आ जाइए, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ चर्चा अभी हमने किया। और इसका शासन देखिए बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूर्व में, पश्चिम में पूर्वी मालवा और हिमालय तक जो है फैला था ये। और एक इसके बारे में प्रश्न जो है इलाहाबाद शिलालेख लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं इलाहाबाद शिलालेख से। कोई बताएगा इसको, इलाहाबाद शिलालेख का लेखक कौन था और इसका संबंध किससे है? कोई बताएगा? इलाहाबाद प्रशस्त लेख जो है इसका संबंध किस राजा से था और इसका लेखक कौन था? कोई बताएगा? तो राजा तो अशोक हो जाएगा, लेखक नहीं पता है। भाई अशोक कहाँ से आ जाएगा, ये तो गुप्त वंश चल रहा है ना, अशोक तो मौर्य वंश का था। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रयाग प्रशस्त लेख इलाहाबाद का जो आपका है, इसका संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। और इसका लेखक हरिशेठ था, हरिशेठ ने जो है इलाहाबाद प्रशस्त लेख लिखा हुआ है, संस्कृत का जानकार था। और इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक यही है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न मान ली पूछता है कि इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन है, तो इसका जवाब रहेगा आपका समुद्रगुप्त। नहीं, इसका जवाब रहेगा आपका हरिशेठ। और संबंध किससे है? इसका संबंध मुख्य रूप से जो है समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के शासकों से है। इसी तरह से एक आपके दिल्ली में एक मेहरौली लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ। अच्छा बताइए उसका संबंध किससे है? मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किससे है? परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आया है, तो बताएगा? चलिए मैं बता रहा हूँ,
मेहरौली का जो लौह स्तंभ है अभी अपने आप में अद्भुत है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, पहली बात। और इसका भी संबंध लोग कहते हैं कि चंद्र शब्द वहां छपा लिखा हुआ है, लोग कहते हैं चंद्रगुप्त से इसका संबंध जो है गुप्त वंश से है या चंद्रगुप्त से। तो मेहरौली का लौह स्तंभ का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से है। और चंद्र लिखने के कारण जो है लोग इसका संबंध सीधे जो गुप्त वंश से जोड़ते हैं, जबकि चंद्रगुप्त का भी मौर्य वंश से संबंध होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इसको ला करके लोग जो है गुप्त वंश से जोड़ते हैं, क्योंकि मौर्य वंश में ये जो लोहे का जो निष्कर्षण बाकी चीजें प्रचलन में नहीं था, इसलिए लोग इसको गुप्त वंश से जोड़ देते हैं। तो मेहरौली का लौह स्तंभ का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। चंद्र शब्द वहां लिखा हुआ है। और एक चीज और जानिएगा, एक महान कवि की उपाधि भी इसको दी गई है समुद्रगुप्त को। कारण क्या था कि इसके जो सिक्के प्रचलन में थे उस पे इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। परीक्षा में कई बार पूछता है कि किस वंश शासक का सिक्का जो है बीड़ा बजाते हुए मिलता है, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? समुद्रगुप्त का देंगे। अश्वमेध यज्ञ के साथ घोड़ा वाला चित्र किसके साथ मिलता है, तो इसका भी जवाब समुद्रगुप्त देंगे आप। कौन सा शासक का सिक्का जो है कि एक सैनिक वर्दी में मिलता है, तो समुद्रगुप्त का ही जवाब रहेगा। मतलब इस तरह से जो सिक्के का प्रचलन समुद्रगुप्त तरह तरह से जो करता है, इसका संबंध कहीं से समुद्रगुप्त बाकी लोगों से। और भारत का नेपोलियन किसने कहा है? परीक्षा में कई बार यही पूछा है, किसने कहा इसको? बीएन स्मिथ है। बीएन स्मिथ ने जो है क्या नाम है, सेल्यूकस को जो भारत का नेपोलियन का है। अगला प्रश्न आ जाइए यहाँ से, चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर आ जाइए, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। ये समुद्रगुप्त का परिवार पुत्र था और इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य उपाधि थे, इसके टाइटल थे। भी मैंने चर्चा किया था विक्रमादित्य और बैताल का नाम जो मिलता है, अभी अब सीरियल में टीवी में चल रहा लगातार, इसको लोग जोड़ जोड़ के दिखाते हैं। एक बैताल जो है क्या बोलते हैं, अय्यार था, इस तरह से मिलता है। 40 वर्षों तक राज किया था इसने, और शकों पर पूरी तरह से विजयी, शकों पर पूरी तरह से पराजित किया था इसने। शक विजेता के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी राजधानी पटना थी, पाटलिपुत्र थी पहले। द्वितीय राजधानी उज्जैनी बनाता है। उज्जैनी माने बताइए, उज्जैनी कहाँ पड़ता है भाई, कोई बताए? उज्जैनी कहाँ पर, उज्जैन कहाँ पड़ता है? नेपाल। कहाँ पे? नेपाल। उज्जैनी नेपाल में पड़ेगा कहाँ भैया? उज्जैनी नेपाल में नहीं है। उज्जैन भाई का, उज्जैन कहाँ है? उज्जैन में मेला लगता है कुंभ का आपका। तो उज्जैन कहाँ पर मेला, कहाँ कुंभ का लगता है? 4 जगह मेले लगते हैं, उसमें उज्जैन भी एक जगह है। ये नासिक। महाराष्ट्र, नासिक तो अलग जगह है। नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा, गोदावरी नदी वहां बहती है। ये एमपी में है। उज्जैन मध्य प्रदेश। एमपी में है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा या शिप्रा नदी यहाँ बहती है, उसी के तट पर आपका मेला लगता है कुंभ का है। और एक जानते हैं इलाहाबाद, सबको पता है, अभी लोग नहाने गए थे इलाहाबाद। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, लोग हर साल जाते हैं, मुक्त कभी नहीं होते, पाप धुलते नहीं कभी उनके। हर साल नहा नहा के लोग आते हैं, पाप जो है उनके बढ़ते रहते हैं। हर साल नहाते हैं, हर साल पाप बढ़ता उनका है। तो गंगा जी, तो एक तो इलाहाबाद मेला लग गया, एक आपका हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार आपके जो है उत्तराखंड में है, और इलाहाबाद आपके जो है उत्तर प्रदेश में। 4 जगह मेले लगते हैं आपके, उसमें उज्जैनी का भी नाम आता है, तो यही उज्जैन है। तो पहले राजधानी इनकी जो है पटना, पाटलिपुत्र में थी, पटना में थी। बाद में राजधानी चेंज कहाँ हो जाती है? चेंज होकर के जो उज्जैन या मध्य प्रदेश में चले जाती है इनकी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजधानी चेंज करके 2 जगह कर लेता है, एक पटना में पहले थी, राजधानी चेंज करके उज्जैनी कर लेता है। और इसी के दरबार में नवरत्न थे। अभी आपको इसके बारे में विस्तृत दिखाएंगे सारी चीजें हम जो है। यहाँ देखिए लिखा है, कालिदास चंद्रगुप्त का द्वितीय का दरबारी था। जो कालिदास ने कुमार संभवम, या आपका जो है कि भरत ने आपका जो है कि विज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, जो पुस्तकें लिखा है कालिदास ने, जिसको उपमा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है, वो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबारी था। नवरत्न थे। धनवंतर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धनवंतर। सर धनवंतरी को तो लोग भगवान बताते हैं।
यही तो समस्या है। यही तो समस्या है। गौतम बुद्ध को भी तो लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान थोड़ा नहीं है। भगवान का मतलब होता है कि जो अच्छा काम करे वही भगवान है। ये धन्वंतर भगवान के नाम से प्रसिद्ध कर दिए लोग उनके हैं। वास्तव में धन्वंतर जो है चिकित्सक थे इसी के दरबार के। और सही बात है, सबसे अधिक कर्मकांड और जो है कि ये सारी चीजें जो आई हैं आपके अध्यात्म में आई हैं, या आपका जो है कि वैदिक युग का जो पुनः जहां से प्रारंभ होता है, जहां से आपके हिंदू धर्म की शुरुआत जहां जहां जिस कुल जिस जो है कि वंश से होती है, वह आपका जो है गुप्त वंश ही था। चिकित्सा का भगवान देखिए यहाँ लिखा हुआ, चिकित्सा का भगवान देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पर भी चिकित्सा का भगवान लिखा हुआ है। तो धन्वंतर भगवान के नाम से जानते हैं लोग उनको। 7 रत्न देखिए, अमर सिंह का नाम यहाँ पे है, शंकु का नाम है, छपड़क का नाम है, ज्योतिषी था बेताल भट्ट का नाम, वही जो चर्चा किया था अभी मैंने, बरामिहिर, घट करपर और बर्रुच, ये जो है इसी के दरबारी थे। और देखिए 2 महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे और होता है, फायान या फाहियान, इसी के शासनकाल में भारत आता। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछता, फायान हुएनसांग का नाम लेकर पूछता है कि ये लोग कब किसके शासनकाल में भारत आए थे। भाई फायान बताइए। फायान का शासनकाल जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। 1415 के अगल बगल भारत आया था ये। और फोकियो पुस्तक एकदम दिक्कत, बहुत सा दिक्कत में किया था, नाम चेंज हो गया, सीकियो हमने कहा, उस नाम इसके पुस्तक का नाम फोकियो नाम है, फोकियो, मतलब यहाँ पे सीकियो ना होकर क्या है, फोकियो है। सीकियो ना होकर क्या है, फोकियो है। और सीकियो पुस्तक का नाम ह्वेनसांग की है। ह्वेनसांग माने हर्षवर्धन, फायान माने चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश। ये दोनों चीनी यात्री थे। और इसी शासनकाल के अंत में इसिंग भी आया था, इसिंग। तो ह्वेनसांग, फायान, इसिंग तीनों चीनी यात्री थे, और तीनों लोग भारत की यात्रा पर आए थे, गौतम बुद्ध के बारे में पता करने के लिए आए थे। और फायान ने बहुत सारी चीजें जो हैं गुप्त वंश के बारे में, नालंदा के बारे में लिखा भी है। अगली चीज देखिए आपका यहाँ पे है चांदी और रजत के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देखिए यहाँ पे है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम बार चांदी के सिक्के किसने चलवाया था। इसका जवाब क्या देंगे आप लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। प्रथम बार जो है चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसे मिलता है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलता है। रजत देखिए यहाँ लिखा है, रजत या चांदी के सिक्के प्रथम बार किसने चलवाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। जिसे यहाँ पे रूपक या रुपयक कहा जाता था। और सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। सोने के सिक्के का नाम क्या था, दिनार नाम था। और अंत में अश्वमेध यज्ञ भी यही करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही अंत में अश्वमेध यज्ञ भी करता है। चलिए अगला देखिए, राजा शासक इसमें कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से गद्दी पर बैठता है। अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है, अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। अभी आप लोग जो है कि रामायण जब देखते होंगे तो उस रामायण में लवकुश कांड जब आता है तो वहां पे राम के घोड़े को पकड़ लेते हैं लोग। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसी घोड़े को पकड़ लेते हैं लोग। घोड़े पकड़ने का मतलब ये होता है कि फला राजा जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे शासक पुनः युद्ध करता है, उससे अधीनता स्वीकार करवाता है। दोनों लोगों ने चैलेंज किया था। लवकुश ने जो है वही एक यज्ञ जो है ये लोग भी करवाते थे। अगला देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त ने ही शासनकाल देखिए लिखा हुआ है, शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और अगला में आ जाइए, कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ पे कुमारगुप्त के बारे में हो ही गया, नालंदा की स्थापना करता है और अपने पिता के साम्राज्य को ज्यों कहते बनाए रखता है कुमारगुप्त। स्कंद गुप्त के बारे में थोड़ी समस्या खड़ी यहाँ से होती, हुड़ों का आक्रमण। देखिए यहाँ से परीक्षा में पूछता आपसे, हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त काल के शासन काल में स्वीकार शुरू हुए थे। इसका जवाब क्या रहेगा आप लोगों का, स्कंद गुप्त जवाब रहेगा। और स्कंद गुप्त जो है मौर्य वंश जो है गुप्त वंश था, गुप्त वंश का एक अंतिम शासक कह लीजिए जो कि महत्वपूर्ण था और अपने स्थित दायित्वों को अच्छी तरह से निभाता है। और हुड़ जो है हुड़ों को पराजित करता है। इसके बाद वाले जो शासक होते हैं हुड़ों से इनके पराजित हो जाते हैं और बाद में जो है इनकी सत्ता पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं।
और देखिए यहाँ लिखा है गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद भी शासक कई होते, लेकिन अंत में सबसे महत्व अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त। तो इस तरह से जो है गुप्त वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों ने जाना। कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में और जानिए अब, जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए नवरत्न दिख रहे होंगे आप लोगों को। देखिए नंबर 1 धर्मंतर का नाम यहाँ है, जो एक चिकित्सक था। पुनः एक छपड़क का नाम यहाँ पे है, एक अमर सिंह का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे नाम शंकु का है। सबसे ऊपर नाम देखिए बैताल भट्ट का यहाँ पे है। और नीचे का नाम थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे, जो कि 1 मिनट स्क्रीन थोड़ा सा बंद करके इसको हटाऊं यहाँ से, ताकि नीचे का नाम दिख जाए आपको। चलिए जरा देख लीजिए। साइड वाला दिख रहा है। हाँ दिख रहा, अब दिखने लगा होगा आप लोगों को, अब दिखने लगा होगा। देखिए घटपर्णक है ये घटपर्णक है, और एक कालिदास है, ये बरामिहिर है ये, और एक बर्रुच है। बर्रुच के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसने जो है कि अभी जब आप संस्कृत वाला पढ़ते होंगे आप, तो वहां पर मिलता है आपको संस्कृत वाले में। बर्रुच का उल्लेख संस्कृत वाले में मिलता है आपको है। बताइए बर्रुच ने क्या लिखा है, कोई बता दे? कोई बताए बर्रुच ने क्या लिखा है? त्रिमुनियों में भी शामिल है क्या? गुरुजी, हाँ सर। जैसे कात्सायन ने क्या लिखा था, बताएंगे? कात्सायन ने भाई अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी पर जो है कि 3 चीजें लिखा है, तीनों को जो है कि मुनित्रय के नाम से जाना गया है। तो कात्सायन ने तो क्या लिखा था उस पे, अष्टाध्यायी पर? भाष्य लिखा। क्या लिखा भाई, मुझे खुद याद नहीं है, कि बर्रुच भी उसी में शामिल है। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग, इधर देख लीजिए कि किसने जो है कि क्या क्या चीजें काम किया है। महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है। देखिए पहला हरिश्चेड़, जो उसका दरबारी था, और इसी ने जो है कि इलाहाबाद प्रशस्त लेख लिखने वाला हरिश्चेड़ ही था। और कविता भी लिखते थे मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से इनके बारे में जो प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाता बार बार है, इलाहाबाद प्रशस्त लेख, जिसका संबंध जो है समुद्रगुप्त से है, किसने लिखा था उसको? तो इसका क्या हो जाएगा आपको, इसको लिखने वाले हरिश्चेड़ थे। बरामिहिर, बरामिहिर ने एक क्या थे, बरामिहिर क्या थे, किस दरबार थे? खगोल विज्ञान के जनक थे, मतलब जानकार थे। और बृहद संहिता इनकी पुस्तक का नाम है। बर्रुच देखिए यहाँ पे आ गया, व्याकरण है, और संस्कृत का व्याकरण लिखे हैं। संस्कृत व्याकरण में कुछ लिखे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं क्या किए हैं बर्रुच ने। धन्वंतर का नाम, अभी किसी ने कहा धन्वंतर भगवान, तो चिकित्सा जनक के, चिकित्सा शास्त्र के थे। और इनकी पुस्तक आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है। मतलब आयुर्वेद जो चलता आपका है मुख्य रूप से, वह आयुर्वेद इन्हीं के नाम से ही जो है बाकी चीजें होती हैं आयुर्वेद में। छपड़क, छपड़क क्या था? देखिए छपड़क यहाँ पे है ज्योतिष विद्या का, जो ज्योतिष विद्या होती है उसके जो है कि उस पर काम करते थे, ज्योतिष शास्त्र को देखते थे। अमर सिंह के बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी है कि संस्कृत शब्दकोश का रचनाकार किसने, रचनाकार कौन है संस्कृत शब्दकोश? तो देखिए यहाँ पे शब्दकोश है यहाँ पे, और अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध है वो। या पूछता है अमर कोश के लेखक कौन? मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? मेरी आवाज तो मिल रही है? हाँ मिल रही है। चलिए कालिदास के बारे में प्रश्न बार बार परीक्षा में वैसे संस्कृत से भी आते हैं, बाकी सामान्य ज्ञान में तो आते ही आते हैं। नाटक और काव्य प्रसिद्ध इनका अभिज्ञान शकुंतलम में 2 रचनाएं यहाँ लिखा है। रचनाएं तो लगभग 7 लिखे हैं कालिदास ने। जी सर। इसके बारे में कुमार संभव, अभी हम सब दिखाते हैं आपको। और शंकु ये वास्तुकला के जानकार थे, और शिल्प शास्त्र मुख्य रूप से वास्तुकला में ललित कला, जो आपके कई मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया है। जैसे मुख्य रूप से नालंदा के बारे में चर्चा यही त्रिशंकु थे क्या? भाई त्रिशंकु वो नहीं थे। त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अटकाया था, बीच में जाकर विश्वामित्र ने अटकाया था, विश्वामित्र ने। तो त्रिशंकु दूसरे थे, त्रिशंकु ये नहीं है। फिलहाल
जो भी बना ले लोग ठीक है। देखिए अगला बैताल भट्ट है, ये जादूगर थे। वही बैताल विक्रमादित्य के जो कहानी आ रही इसमें है, ये मंत्र शास्त्र की जानकार थे। अब मंत्र है कि नहीं मुझे इसके बारे में बहुत पता नहीं है भैया। अगला प्रश्न आप लोगों का है, जरा थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इन लोगों के बारे में क्या क्या काम किए हैं, तो परीक्षा में प्रश्न पूछता आपको। ये देखिए आर्यभट्ट है यहाँ पे, ये आर्यभट्ट है। देखिए पाई लिखा है यहाँ पे, पाई का मान 22/7 जो होता है। तो सर्वप्रथम पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दिया था। एक गाना आता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो सर्वप्रथम शून्य देने वाले शून्य को जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। देखिए देखिए यहाँ पे है जीरो, तो जीरो के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट ही थे। पाई का सूत्रपात निकालने वाले जो आर्यभट्ट ही थे। और एक चीज और है जानिएगा, मोशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये देखिए लिखा हुआ है जी आर्यभट्ट। मोशन ऑफ द सोलर सौर परिवार किस तरह से गति करता है, उसका नियम क्या है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, इस पर प्रथम बार जो है किसी व्यक्ति ने अगर ध्यान दिया और किसी ने इस पर विधिवत लिखा अगर, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। और आलेप का लिखा है ये। और एक कुछ गणित में भी कुछ चीजें लिखा, कुछ चीज दिए हैं ये। और क्या बोलते हैं, जो जो त्रिभुज का मान कैसे निकालते हैं, 2 3 4 चीज गणित में भी लिया दिखा इन्होंने, दिया इन्होंने। वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा कुछ विधि दिए हैं ये। मैथमेटिक्स गिव द देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द रिगार्डिंग, ये ठीक कुछ इस तरह से गणित में भी कुछ चीजें दिया इन्होंने। तो मतलब आर्यभट्ट के बारे में प्रश्न पूछता है। एक चीज और जानेगा, भारत का प्रथम जो उपग्रह नाम बता दीजिए, उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट। इन्हीं के नाम पर प्रथम उपग्रह बनाया गया। तो आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्टी बनाया गया। आर्यभट्ट किस सदी के थे? जी किस से थे ये? 20वीं सदी की 21वीं सदी की? अरे ये कहाँ से आप कौन कौन सा आप पढ़ रहे हैं, कौन सा अध्याय? गुप्त वंश पढ़ाया जा रहा है ना, ये सभी लोग गुप्त वंश के थे। उनका क्वेश्चन आर्यभट्ट से किस शताब्दी में इनका जन्म हुआ था? जब 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 इसका संबंध जो है, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी जब थे और गुप्त वंश पढ़ रही हैं, तो उनका क्वेश्चन ही गलत है। ये पहली बात, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश के बारे में। हाँ आया रहा होगा, फिलहाल आप जानिएगा। हाँ बताइए। यूपी बताइए किस सदी के थे? 20वीं के 21वीं सदी के? अरे 5वीं 7वीं सदी की बात हो रही है, तो 20वीं सदी 21वीं सदी कहाँ से आ जाए? यहाँ जो प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए गुप्त, सुनिए ध्यान दीजिए, वहां पे रामानुज का प्रश्न था। वहां पे रामानुज 20वीं सदी के जी, आर्यभट्ट नाम भी था। हाँ उसमें ऑप्शन में आर्यभट्ट था, वहां पे रामानुज का भी नाम था वहां पे। तो 20वीं सदी में आप जो है रामानुज का नाम वहां पे सही करना था आपको, रामानुज। जी सर। ये आर्यभट्ट जो थे गुप्त वंश के थे, और इनका गुप्त वंश का कार्यकाल जो है 300 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में है, 550 के। वही रामानुजम पुरस्कार जो है नीना गुप्ता को दिया गया गणित के लिए सर, इस समय 2021 का। आधुनिक 20वीं सदी के जो आपके गणितज्ञ जो है रामानुज है, तो रामानुज को सही करना था आपको। आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे मुख्य रूप से किस सदी के थे? 5वीं सदी के थे, 5वीं के अगल बगल, 5वीं सदी के अगल बगल। अगला देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इनके महापुरुष में है, नवरत्नों में है, बराहमिहिर है यहाँ पे। और बराहमिहिर की पुस्तक का नाम पंच सिद्धांत। और इन्होंने प्रथम बार ये बताया जो है चंद्रमा और अन्य ग्रह जो है के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अपनी पुस्तक बृहद संहिता भी की पुस्तक एक है, और बृहद संहिता में भूगोल, तारामंडल विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान संबंधित कई चीजें उन्होंने दिया यहाँ पे है। और पौधों वृक्षों से होने वाले रोगों के बारे में उपचार इन्होंने वर्णन किया यहाँ पे, कैसे रोग होते हैं, कैसे उसका उपचार होता है। तो बराहमिहिर एक तरह से खगोलविद थे, और क्या नाम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबारों के खगोलविद थे। और क्या नाम है, आर्यभट्ट जो एक गणितज्ञ थे मुख्य रूप से। अगला देखिए भैया बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे कवि हैं कालिदास।
अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है कालिदास इसके हैं। तो कालिदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत बार हेलो, चलिए ठीक है। या स्क्रीन में दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। चलिए ठीक है। तो हम लोग चर्चा मुख्य रूप से कर रहे थे, कालिदास को लेकर चर्चा हमारी हो रही थी। कालिदास के बारे में जो प्रश्न पूछता है परीक्षा में बार बार, पहली बात तो पूछता है कि उपमा सम्राट के नाम से, या उपमा कालिदास, उपमा के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? जो उपमा की सबसे अधिक उपमा की जो उपाधियां देता है, बाकी चीजें करता है, तो इसमें जवाब रहेगा आप लोगों का कालिदास। एक सूक्त है संस्कृत में, सूक्त का मतलब होता है उपमा कालिदास, मतलब उपमा किसकी बढ़िया है? कालिदास की बढ़िया है। ललित जो दांडी का बढ़िया है, इसी तरह से भास के पास ललित दांडी का बढ़िया है, और भास के पास तीनों चीजें हैं। तीन इस तरह के मिलेगा, मुझे कंफर्म अच्छी तरह से याद नहीं है कैसे कैसे क्या है, लेकिन इस तरह से मिलता वहां पे है। और कालिदास के बारे में आप जानते हैं कि ये भी जो गुप्त वंश के थे, देखिए यहाँ पे लिखा कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य, देखिए दो यहाँ लिखा हुआ है। तो कुमार संभवम और रघुवंशम दो महाकाव्य हैं इसके, कालिदास के। मेघदूतम जो है खंड काव्य है, एक खंड एक काव्य यहाँ पे नीचे भी है, इसको भी देख लीजिए। ऋतुसंहार और मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है। रूपक ग्रंथों में 3 ग्रंथ इनके देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और विकाग्निमित्रम। 3 ग्रंथ इनके रूपक में आते हैं, 2 महाकाव्य में इनके हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। मेघदूतम और संहार खंड काव्य में है। मतलब परीक्षा में अगर मान लीजिए आपको याद है कि हाँ रचनाएं कालिदास की हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या है ये, कौन खंड काव्य है, कौन महाकाव्य है, कौन रूपक है, दुविधा पड़ जाएंगे आप। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। खंड काव्य में आपका 2 ग्रंथ आपके, मेघदूतम और इस संहार। मेघदूतम के भी 2 पार्ट है, उत्तर मुख और पूर्व मुख। ये नाटक है ना, रूपक वाला नाटक है ना सर? हाँ देखिए, नाटक में मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पे है। नाटक में मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम। रूपक ग्रंथ मतलब क्या होता है कि अब उसके बारे में बहुत हमें विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम आपका रूप नाटक यहाँ पे है। विक्रमोर्वशीयम नाटक है कि नहीं पता नहीं हमको है, 2 है आपके नीचे वाले 2 जो है, नाटक हो भी सकते हैं, तीनों नहीं भी हो नाटक है सर, विजयी भाव में तीनों नाटक दिया है। नाटक है तो अच्छी बात है। और खंड काव्य में आपके मेघदूतम और ऋतुसंहार है आपके। और ये भी जानिएगा कि प्रथम रचना कालिदास की जो है ऋतुसंहार है। परीक्षा में कभी कोई पूछता कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? ऋतुसंहार है। कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्य में इनके जो है 2 महाकाव्य हैं। रघुवंशम का संबंध जो है कि राम के वंशज या रघु के वंशजों से है, और कुमार संभवम का संबंध जो है आपके मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, शंकर और उनके जो लड़के कुमार से है। आ जाइए नीचे। अब देखिए, कुछ मंदिरों के बारे में प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछता है, इसलिए मैंने इसको खोज करके जो है मैंने अलग से इसको लाया, यहाँ से खोज करके लाया, ताकि आप लोग जान जाए कि गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे जो है बने थे। क्योंकि हिंदू वंश का जो है क्या नाम है, हिंदू धर्म का सबसे अधिक जीर्णोद्धार कहीं से हुआ अगर है, गुप्त वंश से ही हुआ है। तो देखिए एरड़ का विष्णु मंदिर, ये आपका जो एरड़ में है,
और मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक चीज यहीं से और जानिएगा आप लोग, इरड़ का एक लेख मिलता है और उसी लेख में प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख होता है। इरड़ का एक लेख है, उसी लेख में प्रथम बार जो है, कि परीक्षा में कई बार टच किया है, प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इरड़ लेख में जो है प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये भी एमपी में ही है। तो दोनों चीजें यहाँ से याद रखिएगा आप, जो इरड़ का विष्णु मंदिर और इरड़ लेख दोनों का, ये दोनों आपके एमपी में ही है। इरड़ लेख का संबंध, इरड़ लेख में प्रथम बार जो सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है, और दोनों आपके जो एमपी में है। और घुमरा का शिव मंदिर, ये भी आपके एमपी में है। घुमरा का शिव मंदिर जो है आपके कहाँ पे है? एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, सतना में। सांची का मंदिर, ये रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश, वहीं पर है ये। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, आप अभी आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा तो मिला होगा आपको, ये भी आपके वहीं पर है, एमपी में ही है। और पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में आपके है। गीतवा और कंकाली देवी मंदिर, ये आपके भी जबलपुर में ही है। और एक अभी आपका ये मिलेगा आपका, चलिए, तिगड़ा का जगलपुर, सारे चीज मंदिर आपके वहीं पे। एक आपका जो देवगढ़ का, देखिए परीक्षा में कई बार पूछा हुआ, नीचे सबसे लिखा हुआ है, आप सबसे नीचे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, आपके यूपी में ही है ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इस विशेष रूप से इसको याद रखिए आप लोग जो है। ये देवगढ़ में है और झांसी यूपी में है ये, मतलब आपका दशावतार मंदिर कहाँ पे आपका है? आपके यूपी में है। और दूसरा चीज जो पूछता है, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर पूछता है, इसको पूछता है भीतर गांव वाला, तो ये आपके जो है कानपुर जिले में है, यूपी में है आपके ये, क्योंकि यूपी में आप यूपी के बारे में विशेष रूप से आपको जानना चाहिए। तो मुख्य रूप से इन मंदिरों के बारे में आप जो है, भीतर गांव का मंदिर और आपका देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। और सांची वाला पूछता है, सांची का मंदिर, ये आपका जो है ये रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एरड़ का और घुमरा का शिव मंदिर, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। हाँ, अगला देखिए चीज आपसे है, कुछ नाटक इस काल में लिखे गए हैं, गुप्त काल में, जरा इनके बारे में देख लीजिए भाई, कौन से नाटक इस काल में लिखे हुए हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, बताओ भाई किसने लिखा है इसको? है अभिज्ञान शकुंतलम में लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास है। इसमें वर्णन किसका किसका है, पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए लिखा दुष्यंत और शकुंतला, इन्हीं के सुपुत्र का नाम भरत था, और भरत के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ता है। अगला देखिए यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम है, कालिदास इसके भी लेखक हैं। यहाँ पे अग्निमित्र और मालविका के जो है प्रेम कथा का वर्णन है मुख्य रूप से। अगला आपका विक्रमोवसीयम है, कालिदास ने इसको भी लिखा है। सम्राट पुनरुवा और उर्वशी का वर्णन विक्रमोवसीयम में। ये देखिए बड़ा बार, कई बार परीक्षा में इसको पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आता है, मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त के लेखक हैं। और ऐतिहासिक नाटक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन पूरी तरह इसमें है। एक तरह से मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी है, मुद्राक्षस देता है। मृच्छकटिकम, इसके लेखक शूद्रक हैं। और मृच्छकटिकम का बताइए हिंदी मतलब क्या इसका होगा हिंदी में? मृच्छकटिकम का हिंदी क्या होती है? मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी होता है शूद्रक। शूद्रक किसके हैं? और एक चारुदत्त, एक वैश्या थी, और शायद चारुदत्त वसंतेना शायद वैश्या थी, कि दोनों लोगों में प्रेम कथा का वर्णन, एक पंडित थे और एक वैश्या के प्रेम कथा का वर्णन इसमें है मृच्छकटिकम में। देखिए यहाँ बाद नीचे लिखा भी है, एक ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर एवं धूर्त राजा का वर्णन उसमें है। देवी चंद्रगुप्तम, इसको विशाख दत्त ने ही लिखा है। ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त और सकराज के वध का वर्णन करता है, इसमें है, मतलब ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन यहाँ पे है। और देवी चंद्रगुप्त से ही, गुप्तम से ही मालूम पड़ता है कि किस तरह से जो है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी के साथ अपना विवाह करता है। चारुदत्तम यहाँ पे है, और इसको भास ने, चारुदत्तम को भास ने लिखा हुआ है। और चारुदत्तम और भास की जो है कल्पना का मुख्य रूप से, मतलब चारुदत्तम एक अलग तरह का पात्र है, एक काल्पनिक पात्र है, इसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। संस्कृत वाले विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, सबके लिए काम की। भास ने इसको लिखा हुआ है।
इसमें उदयन द्वारा योगंधरायण की सहायता और वासव दत्ता को लेकर जाने का वर्णन उसमें है। और देखिए अंत में है स्वप्न वासव दत्ता, ये भास ने इसको भी लिखा हुआ है और ये भी उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन। मतलब ये सारे नाटक जो किस काल में लिखे हुए हैं, गुप्त काल में ही लिखे हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत के लिए कितना इंपॉर्टेंट काल है, संस्कृत जो पढ़ने वाले उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट काल ये है। इसीलिए इसको संस्कृत का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं इसको। अगले आ जाइए, और इस काल में क्या क्या लिखा हो, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे। देखिए मालविका मतलब पुनः वही आ गया, कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ये सारी रचनाएं किसने लिखा हुआ है? कालिदास। कालिदास ने लिखा हुआ है। मतलब मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम और रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ये 7 रचनाएं के लेखक कौन है? कालिदास हैं। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्राक्षर विशाख दत्त ने लिखा है। 10 कुमार चरित्र की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है भाई, इसको जानिए आप लोग, किसने लिखा है इसको? है इसके लेखक है दंडे। दंडी। और एक आपका है काव्य दर्शनम, इसके लेखक भी जो है दंडे नहीं है। न्याय अवतार के लेखक सिद्धसेन है। स्वप्न वासव दत्ता भी मिला ही था, इसके लेखक भास हैं। चारु दत्तम भास हैं। ये पंचतंत्र परीक्षा में बहुत पूछता है भाई, पंचतंत्र। विष्णुगुप्त। इसके लेखक कौन है? विष्णु विष्णु शर्मा। एक जो है हितोपदेश परीक्षा में बहुत पूछता है, हितोपदेश, उसके कौन है? हितोपदेश गुड़ा नारायण नहीं। नारायण पंडित। नारायण। नारायण पंडित वेद के नारायण पंडित हैं, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। नारायण पंडित। चरक संहिता, हाँ चरक संहिता देखिए, चरक चरक। ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है। चरक संहिता को लेकर के कनिष्क के दरबारी उसे थे मुख्य रूप से। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट और योगाचार के लेखक हैं असंग। और किरातार्जुनियम देखिए परीक्षा में बहुत किरातार्जुनियम पूछता है भाई, किरातार्जुनियम भारत। भारव ने लिखा है। भारव्यर्थम भारव अर्थ गौरवम, मतलब अर्थ गौरव के लिए, गौरव के लिए कोई व्यक्ति अगर संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कोई अगर कौन है वो? भारव है। उनकी पुस्तक का नाम मात्र क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है किरातार्जुनियम। बताइए किरातार्जुनियम में कौन समास होगा? कोई बता दे, विराट को मारने वाला। कौन समास होगा? समास कौन सा होगा इसमें? अगर अलग अलग करेंगे पुरुष। समास कौन सा बनेगा? क्या? किरात को मारने वाला। समास कौन सा तत्पुरुष। होगा? समास, समास बताइए। तत्पुरुष। किरात को मारने वाला नहीं, किरात और अर्जुन। अच्छा, और तब तक द्वंद्व समास। यहाँ मारने वाला कहाँ आ जाएगा बीच में? किरात और अर्जुनियम लिखा हुआ है। किरात और अर्जुन, किरात के रूप में कौन आया था यहाँ पे? हेलो। किरात हाँ। के रूप में कौन था किरातार्जुनियम में? शंकर जी। शंकर जी। अर्जुन के रूप में अर्जुन थे। शंकर अर्जुन की प्रतीक्षा मतलब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शंकर जो है किरात का भेष धारण करते हैं। ठीक। अमर कोश के बारे में भी देखा आपने। संस्कृत का प्रथम जो कोश जो जहां से मिलता है वो अमर कोश ने लिखा है। अमर सिंह ने लिखा, उसको अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध है। रावण भट्ट वत्स भट्टी ने लिखा है। चंद्र व्याकरण के लेखक चंद्र गोमिन है। बृहद संहिता परीक्षा में कई बार आया हुआ भाई, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बरामीर ने इसको लिखा है। पंच सिद्धांतिका बरामीर ने लिखा है। आर्यभट्टी पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट है। मृच्छकटिकम के लेखक जो है सूत्रक है। ये कुछ रचनाएं थे गुप्त काल के। और इस तरह से आपका जो गुप्त काल के संबंधित प्रश्न जो आपके समाप्त होते हैं। अब हम कुछ प्रश्नावली में ले चलेंगे आपको, जरा उसमें भी आ जाइए आप लोग। अब इसको हम समाप्त कर लेते हैं अब यहीं से। अब आप लोग सीधे आ जाइए प्रश्नावली में। ये गुप्त वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न है, 70 प्रश्न इसमें है। आप लोग जवाब देते जाइए और मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता जा रहा हूँ। लिखना है मिली पढ़ा लिया खाली।
फिर प्रश्न नंबर 1 इसमें है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता है इसको हूँ। है लेके आओ गुप्त तुम। वंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश सब क्वेश्चन इसलिए बन प्रसिद्ध चुका था। है आगे मैं देख ले दोनों क्वेश्चन के क्रिया क्वेश्चन हो ना क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी। हाँ सही। तो गुप्त वंश के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, साहित्य कला कार्यों का संरक्षण के लिए। क्या सही करेंगे इसमें आप? साम्राज्यवाद। बताइए भाई, गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, राजस्व के लिए प्रसिद्ध था, साम्राज्यवाद के लिए, या साहित्य कलाओं कार्यों के संरक्षण के लिए? इसको किस पे टिक करेंगे आप लोग? साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद। पर करेंगे? इस पे हम अगर साहित्य के लिए कर दें तो चलिए जवाब देख लीजिए इसका आप लोग, सही है गलत है? कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है ये। गुप्त काल जो है न साम्राज्यवाद के लिए है, ये मुख्य रूप से कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न देख लीजिए अब। अगला प्रश्न आपका है, इतिहासकार बीएन स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, चंद्रगुप्त को? किसको सही करेंगे? समुद्रगुप्त। चलिए, जवाब सबका सही है, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समुद्रगुप्त को है बीएन स्मिथ ने जो है। अगला आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाधिराज की उपाधि धारण किया था, किसने किया था? प्रथम किया था। ये उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। घटोत्कच ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त ने। मेरे ख्याल श्रीगुप्त ने ही पहले काम किया था ये। चलिए देखते हैं सही क्या है। चलिए, अच्छा, महाराजा धीराज थोड़ा सा काट दिया यहाँ से। यहाँ महाराजा धीराज था, यहाँ पे राजा शब्द गायब हो गया है, तो महाधीराज केवल दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ी समस्या इसलिए हुई यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही प्रथम बार जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला आ जाइए, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का है, गुप्त वंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और बरामेर? क्या सही करेंगे? आर्यभट्ट। चलिए, जवाब सही होना चाहिए आप लोगों का, जो चेक कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, इस बार सही हो गया है, आर्यभट्ट ही था। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त? इसमें से कोई नहीं। गुप्त था। श्री श्रीगुप्त सही करेंगे, चंद्रगुप्त सही करेंगे? श्रीगुप्त। चलिए, श्रीगुप्त को सही करेंगे। चलिए देख लीजिए इसमें, तो ये सही है जवाब आपका, श्रीगुप्त ही था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने भारत को आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त? तो क्या सही करेंगे? खत्म हुआ तो रख दो उधर। चंद्रगुप्त। कुमारगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त का सही करेंगे, कुमारगुप्त को सही करेंगे? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ही था जिसने हुड़ों आक्रमण को रोका था। अगले प्रश्न पे आ जाइए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? कई बार बताया मैंने, इसके बारे में चर्चा किया है, बता दीजिए। प्राकृत की थी, पाली थी, हिंदी, संस्कृत? क्या थी? संस्कृत। अभी जो सारे संस्कृत ग्रंथ जो मिले आप लोगों को, किस काल के मिले हैं? गुप्त काल की संस्कृत में रहेगी। भाई, भाषा भी तो गुप्त काल की संस्कृत ही रहेगी। हाँ, संस्कृत रहेगी। ये प्रकृत भाषा जो है जैन साहित्य की है, पाली भाषा आपकी जो है बौद्ध साहित्य की है, और भारत की इसमें जो राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, गुप्त किससे सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के? इसमें से कोई नहीं। अभी मैंने चर्चा किया था इस पर, बता दीजिए आप लोग। मौर्य। गुप्त मौर्यों के सामंत थे? नहीं, कुषाणों की। कुषाणों के सामंत थे। इसका बी वाला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न आप लोगों का है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त सेकंड से? एरड़ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी में प्रथम बार जो है सती प्रथा, सती होने का उल्लेख मिलता, प्रथम बार मिलता है, एरड़ अभिलेख में मिलता है। तो हमें लग रहा है कि भानुगुप्त है ये, देखता हूं सही क्या होता है। चलिए सही है। और भानुगुप्त भानुगुप्त ही मर जाते हैं, इनकी पत्नी को वहां पे सती होने का उल्लेख मिलता है, इसी में है, एरड़ अभिलेख में ही इनकी पत्नी के सती होने का जो उल्लेख मिलता है, भानुगुप्त की पत्नी के ही युद्ध में मारे जाते हैं, उरों के आक्रमण में मरते हैं। अगला है आपका, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से, बुद्ध काल से, हड़प्पा से, मौर्य काल से? गुप्त काल। ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जो मुख्य रूप संबंध का गुप्त काल से ही है। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। नहीं हो रहा सर, 20 मिनट और रुकिए, 20 मिनट। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चलिए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आप लोगों का, तो विक्रमादित्य ही है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्षवर्धन? क्या सही करेंगे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त प्रथम? क्या सही करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय सही जवाब है आप लोगों का। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत बढ़िया। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? राजपूत काल, चोल काल, मौर्य काल, गुप्त काल? गुप्त काल सर। चलिए बिल्कुल जवाब सही है। अच्छा बताओ, चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा काल था? चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल था, बिल्कुल सही है। चलिए, उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा हुआ था? उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, उसका क्या नाम था? तक्षशिला, कांची, वल्लभी, नालंदा? तक्षशिला। नालंदा। अभी अभी चर्चा हुई थी, कुमारगुप्त ने नालंदा की जो है स्थापना किया था, और उसका उल्लेख जो है कि आयान ने भी किया है, कुमारगुप्त। तो इसका जवाब आपका जो है नालंदा ही रहेगा। अलग बात है कि मौर्यों ने इसकी स्थापना किया, लेकिन बाद में जो है कि इसको पुनरुत्थान करने का, पुनः जो है सत्ता में लाने का काम जो है गुप्तों ने ही किया था। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे है? शैव मत से है, बौद्ध धर्म से है, वैष्णव से है, जैन धर्म से है? जैन तो अजंता धर्म। चित्रकारी का संबंध किससे है? जैन धर्म। जैन धर्म की बौद्ध धर्म भाई, या वैष्णव धर्म है? बौद्ध। चलिए, हमें लग रहा है कि वैष्णव ही होना चाहिए। जब इस काल की है, या बौद्ध होगा, बौद्ध है, देखते हैं, चेक करते हैं भाई अजंता का संबंध किससे है। चलिए सही बौद्ध है, धर्म। अजंता की चित्रकारी का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और ये आपके जनता कहाँ पड़ी गई है? अजंता गुफा कहाँ पे है? एलोरा। ये महाराष्ट्र। आपके जो है मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश। फायान कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, चीन का, भूटान का, बर्मा का? चीनी था। चीनी यात्री था। चीन का। हेनसांग, फायान, सिंह, ये सभी चीनी यात्री थे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? चलिए, कुछ पता नहीं है, इसको देख लेते हैं विषय। तो बाकाटक का था ये। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त? किसको सही करेंगे? अरे भाई, समुद्रगुप्त बीड़ा लेके बैठा था ना, बीड़ा ले भी बताया था मैंने इसके बारे में, जी। तो इसको समुद्रगुप्त सही करेंगे, कविराज उसी को कहा गया है। अगला, श्रीलंका के राजा देव मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका जवाब आपका रहेगा बोध गया है। बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने जो है अनुमति मांगी थी, भाई मैं चाह रहा हूँ कि बोध गया में एक मंदिर बुद्ध का बने। बाद में जो है कि क्या नाम है, समुद्रगुप्त ने उसको अनुमति दिया था और मंदिर बनाया गया, मंदिर बना था वहां पे। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? बोध गया हो जाएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रो पम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है, कौन सा अभिलेख है वो?
जवाब देख लीजिए इसका, पता हमको भी नहीं है। दिनारगढ़ जून प्रयाग वाले हम करते हैं, देखते हैं सही क्या होता है। तो कहोम स्तंभ लेख है, हाँ उसमें जो है इसको जो है कि सक्रोपम कहा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी करता है? चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के किसकी विजय में जारी करता है वो? हूणों को अभी चर्चा पराजित इस करने पर, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है चांदी के सिक्के जारी करता है ये। अगला प्रश्न आप लोगों का है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सूर्य, शिव, बुद्ध, विष्णु? बुद्ध बुद्ध कहाँ इसमें? इसका गुप्त काल का मुख्य धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म था। गुप्त काल का जो मुख्य धर्म हिंदू था। सारे वेद शिव पुराण रहा इसी काल में लिखे गए हैं, तो इसका मुझे लग रहा है विष्णु हो जाएगा इसका। विश्व जवाब देख लीजिए, विष्णु ही सही है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, सैंधव काल में? तो गुप्त काल रहा होगा, मुझे लग रहा है मंदिर निर्माण वाला काम गुप्त काल में शुरू हुआ था, तो सही है। गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, शकों का उन्मूलन करने पर, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी। लग रहा है शकों के बाद धारण किए थे ये। मैं देखता हूँ सही क्या हो जाता है, सभी सही है कि नहीं? वही सही है। शकों का उन्मूलन करने करने के के बाद ही जो है चांदी के सिक्के, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण के चांदी के सिक्के जारी करता है, दोनों काम उसी के बाद होता है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक? इसमें से कोई नहीं, गणतंत्र में? क्या सही करेंगे? लोग राजतंत्र। राजतंत्रात्मक थी, राजा ही प्रमुख था। अगला है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे? समुद्रगुप्त सही करेंगे, चंद्रगुप्त सही करेंगे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय। के नवरत्नों में एक द्वितीय थे, उनके नवरत्नों में एक थे, तो इसका मतलब समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। फायान और भेनसांग के किसके राजों को देखा? चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कृष्णदेव राय के? बताइए भाई, भी बताइए, इसकी चर्चा हमने किया था भी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय एवं हर्षवर्धन, डी वाला एवं सही करेंगे आप, हर्षवर्धन। डी वाला सही करेंगे। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, तेगवा का विष्णु मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर? देवगढ़ का दशावतार। चलिए सही कर लीजिए, सही है। फायान द्वारा रचित ग्रंथ स्फोकुओ की में किसका वर्णन नहीं मिलता है? बौद्ध राज का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध मंदिर स्तूपों का, विहारों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। भाई पता हमको भी नहीं है, चलिए मैं भी इसको टिक करके देखता हूँ गौतम सही बुद्ध के क्या है। उपदेश। इसका जवाब है बौद्ध धर्म बौद्ध के धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। और ये भी याद रखिएगा, फायान की पुस्तक का नाम क्या है? फो कुओ की है, फो कुओ की है। अगला प्रश्न आपका, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली का स्तंभ जो तो भी चर्चा इस पर किया था हमने, परीक्षा में कई बार पूछा भी, मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था, या किसका संबंध किस वंश से है? चंद्र शब्द वहां खुदा हुआ है, इसे लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किस सदी का हो जाएगा ये? चौथी सदी का होगा ये। जवाब जो है 415 अगल बगल गद्दी बैठा था वो, इसका जवाब चतुर्सदी होगा ये, सही है। और इसका संबंध जो गुप्त वंश, याद रखिए कई बार परीक्षा में आया हुआ मेहरौली का लौह स्तंभ, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? जवाब इसका कोई देख लीजिए, जवाब मुझे पता नहीं, इसका जवाब देख लीजिए क्या सही होगा इसका। इसका 16, 17 और 19
कि गुफाओं का निर्माण जो गुप्त काल में हुआ था। चलिए अब हम भी समाप्त करते हैं। अभी बचा अभी आपके 40 प्रश्न बचे हुए हैं, इस पर चर्चा हम लोग अब कल सुबह करेंगे। धर्मांतर कौन, बता दीजिए अंतिम प्रश्न, धर्मांतर कौन थे? ये वाला चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, हाँ, चलिए बिल्कुल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है ये। नहीं गलत हो गया किसे भाई, ये कुछ और सही है क्या? नहीं सही, लाल रंग से कर दिया है। चलिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? पत्तन कौन सा था? ताम्रलिप्ति, कांबे, भड़ोच, कल्याण। चलिए ये पता तो हमको भी नहीं, भड़ोच हम मारते हैं, देखते हैं सही क्या होता है। चलिए ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति है। चलिए सभी लोगों को पुनः जो है अब क्लास को यहीं बंद करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि। कुसुम, सपना, दुर्गेश, प्रेम कुमारी और संगीता, सभी लोगों को शुभ रात्रि। प्रश्न और भी थे, कहीं निकलना है अभी हम लोगों को, इस वजह से हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जी सर। मैं अगर समय रहेगा तो सुबह पुनः मिल जुड़ेंगे आप लोगों से सुबह 7 बजे। तो सब तक के सभी लोगों को शुभ रात्रि। सर आपको